हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तर्क क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पूरे टॉपिक की अच्छे से जानकारी दी जाएगी और फिर जितनी जानकारी दी जाएगी उसमें से भी क्वेश्चंस और जो टॉप क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पेपर के वो भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। पोषक पदार्थ आपको यहाँ पर बता दें, जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, इनके बिना हमारा शरीर बिल्कुल अधूरा है। मतलब हम जीवित नहीं रह सकते। यदि हमारी जिंदगी में यदि ये पोषक तत्व नहीं होते ना, तो हम यहाँ पर जिंदा ही नहीं रहते। पोषक तत्व भोजन में मौजूद अणु होते हैं जो शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी है। शारीरिक कार्य किसको बोलेंगे? जो हमारा शरीर किसी भी प्रकार का कार्य करेगा ना, इसी को शारीरिक कार्य बोला जाता है। हमारे शरीर के हर काम के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, चाहे वो सांस लेना हो या फिर बढ़ना हो, सोचना हो या फिर घूमना हो। इन सब के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। यदि हम पोषक तत्व अच्छे से लेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब आपको यहाँ पर बता दें, जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, वो हमारे शरीर में किस तरीके के कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पर पोषक पदार्थ भी हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे और इनसे पता लगाएंगे कि हमारे शरीर में किस तरीके का कार्य करने में मदद करता है। आपको यहाँ पर बता दें, जो एक कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन और जल हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और रोग से रक्षा कौन करता है? विटामिन व खनिज करते हैं। तो इन सब की वजह से आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है पोषक तत्वों की वजह से ही। तो इन सब का योगदान हमारे शरीर के अंदर। भोजन के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। कार्बोहाइड्रेट, हम जो भी खाते हैं ना, उसका अधिकांश भाग किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन, प्रोटीन किस किस से प्राप्त होती है हमें? दालें हो जाएंगी, सोयाबीन हो जाएंगी, मांस हो जाएगा, इन सब से प्रोटीन प्राप्त होता है। वसा, जितने भी तलीय पदार्थ खाते हैं ना, इन सब से क्या मिलता है? फैट मिलता है। खनिज लवण, खनिज लवण के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी कई प्रकार के लवण आते हैं। विटामिन, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। जल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। आगे हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को यदि टुकड़ों में बांटेंगे तो किस प्रकार के अणु निकल के आएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप यदि इस कार्बोहाइड्रेट को टुकड़ों में बांटोगे तो कार्बो मतलब कि कार्बन निकल के आएगा, हाई मतलब कि हाइड्रोजन निकल के आएगा, और जो ड्रेट है इससे ऑक्सीजन निकल के आएगा। तो इसका अनुपात कितना होता है? 1:2:1। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:1 अनुपात। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79% मात्रा की पूर्ति किसके द्वारा होती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज रक्त शर्करा में बदलने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत: सभी अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद। इन सब से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसको शर्करा भी कहा जाता है। ये क्या होता है? थोड़ी सी मीठी होती है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसको शर्करा कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी ये स्रोत दिए गए हैं ना, ये हल्के हल्के मीठे होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये चावल दिया गया है यहाँ पे, तो ये चावल खाने में तो मीठा नहीं लगता, लेकिन वो मीठा नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आपको यहाँ पर बता दें, जो ये चावल होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर।
ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल के अंदर। 100 ग्राम चावल के अंदर करीब 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि चावल के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। मोनोसेकेराइड, सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में चर्चा करेंगे। मोनो का अर्थ हो जाता है एक अणु वाला, इसको एकल शर्करा भी कहा जाता है। एकल शर्करा सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछ ले इन तीनों में से कि सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोसेकेराइड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ही बड़े अणुओं का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट के। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ ले आपसे, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 होती है, हाइड्रोजन की 12 होती है और ऑक्सीजन की 6 होती है। ग्लूकोज की संरचना पूछ ले आपसे, तो ग्लूकोज की संरचना कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगी। डाइसेकेराइड, डाई का अर्थ हो जाएगा 2 अणु वाले। तो यहाँ पर बताया गया है यह मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। आपसे पूछ ले कि डाइसेकेराइड किसको कहा जाता है, तो ये 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये 2 अणु किसके हो जाएंगे? मोनोसेकेराइड के होते हैं। इनसे क्या मिलकर बनता है? डाइसेकेराइड। उदाहरण दिया गया है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। जो सुक्रोज बनता है ना, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, और ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बनाता है। और जो लैक्टोज बनता है ना, वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। ये क्या हो जाएंगे? मोनोसेकेराइड है, तो इनको मिलाकर क्या बन रहा है? डाइसेकेराइड बन रहा है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। पॉलीसेकेराइड, पोली का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ। यहाँ पर बताया गया है यह अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनता है। और जो ये पॉलीसेकेराइड होता है ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब कि जल में घुलते नहीं है। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड पौधों में पाया जाता है और यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है। संचित बोले तो स्टोर रखता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। उदाहरण हो जाएंगे इसके मंड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन आदि। ये सब क्या हो जाएंगे? पौधों के अंदर पाए जाने वाले। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है। यह बड़े जटिल अणु होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो प्रोटीन होता है ना, ये किसका बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड का। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन भी होता है। आपने पहले पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसके अंदर क्या क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। प्रोटीन के अंदर एक क्या ऐड हो गया? कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। शरीर के हर ऊतक और तरल पदार्थ में प्रोटीन होता है, सिवाय पित्त और मूत्र के। मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 17 तक। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी। इन सब से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, यहाँ पर 2 रोग बताए गए हैं, क्वाशियोरकर, मैरास्मस। जो एक क्वाशियोरकर होता है ना, यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर सूख जाते हैं, पेट फूल जाता है। ये डायग्राम देख रहे होंगे आप, इसका पेट तो बिल्कुल फूल गया है
और जो ये हाथ पांव है ना, ये बिल्कुल पतले हो जाते हैं। यदि इस तरीके के आपको बच्चे दिखे कहीं पे, तो उसको पहचान सकते हो आप कि इसके अंदर क्वाशियोरकर रोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार। और जो ये मैरास्मस होता है ना, यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन में सूखा रोग दे दें मैरास्मस की जगह, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, शरीर सूख जाता है। शरीर पूरी जगह से सूखेगा, ऐसा नहीं है कि पाँव सूख गए या फिर हाथ सूख गए। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर बिल्कुल सूख जाता है और वजन कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि शरीर सूख जाएगा तो वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एग्जाम में डायग्राम दे दे इन दो बच्चों का कि इनके अंदर कौन सा वाला रोग है, तो आप उनके इस तरीके से डायग्राम को देखकर पहचान लेंगे कि इसके अंदर मैरास्मस है या फिर क्वाशियोरकर है। जिसका पेट फूला हुआ है, हाथ पांव पतले हैं, उसका हो जाएगा क्वाशियोरकर। और जो पूरा ही बिल्कुल पतला है, उसका हो जाएगा मैरास्मस। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादातर बच्चों में होते हैं ये वाले रोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको स्टार लगा लीजिए। बहुत क्वेश्चंस पूछता है इसके बारे में। वसा, फैट। वसा को मेद, चर्बी, भेजा या मगज भी कहा जाता है। वसा शरीर के लिए उपयोगी होती है, लेकिन इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। ये बात तो सबको पता है कि कोई भी चीज़ होगी ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा यदि ले लेंगे ना, तो वो नुकसान भी बहुत जल्दी करती हैं। वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में मदद करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर को क्रियाशील कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा। यह शरीर के ऊतकों और अंगों की रक्षा भी करती है, शरीर का तापमान बनाए रखती है और वसा में घुलनशील विटामिनों को अवशोषित करने में मदद करती है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादा फैट हो जाता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। वसा के स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी आदि। ये सब क्या हो जाता है, वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा के कार्य क्या क्या होते हैं। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूप में, ठोस रूप में। यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है तथा आहार को रुचिकर बनाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये जो तेल, घी वगैरह ये डालते हैं, इनसे टेस्टी चीज़ें बनती हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वसा के कार्य क्या क्या होते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, स्टार लगा लीजिए। आंत की जो वसा होती है ना, ये उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन जाती है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगला दिया गया है खनिज लवण। खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के समुचित विकास और कामकाज के लिए जरूरी होते हैं। मानव शरीर के लिए कौन कौन से आवश्यक खनिज हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन। इन सब के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला दिया गया है फास्फोरस। यह हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि हड्डियों व दांतों को मजबूती कौन सा खनिज लवण प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि से प्राप्त होता है। मानव शरीर के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता लगभग 1.2 जी है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है आयरन। यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात है वहाँ पर रक्त की भी बात होगी। यह हरी सब्जियों, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से एक रोग होता है, इसका नाम है रक्तहीनता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्तहीनता। यहाँ पर तीसरे नंबर की बात की जाए तो ये आ जाएगा आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लीजिए इसको।
यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। इसकी कमी से भेंगा या गलगंड नामक हीनता जन्य रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रोग पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलगंड। जिसके भी गलगंड रोग होता है ना, उसकी गर्दन कुछ इस तरीके से फूल जाती है और ये आयोडीन की कमी से होती है। गलगंड के बाद में एक अवस्था आती है, इसको कहा जाता है क्रेटनिज्म। ये भी गलगंड की अवस्था ही है एक तरीके से, जिसमें प्रभावित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लग जाता है। जिसके अंदर गलगंड रोग होगा ना, उसकी गर्दन तो कुछ इस तरीके से दिखेगी और इसके आगे की अवस्था तक जाएगा तो उसके क्या क्या प्रभावित हो जाएंगे, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। आयोडीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, समुद्री चीजें हो जाती है, समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, गलगंड। आयोडीन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आयोडीन। आप इन एक एक लाइन को अच्छे से याद करना और समझना, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछता है। यहाँ पर बात की जाए जल की, तो जल शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। जल मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि जल नहीं है तो उसके बिना भी अधूरा है, और भोजन नहीं है तो उसके बिना भी अधूरा है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो टॉयलेट हम करते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, अपशिष्ट व विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। वो किसकी वजह से निकलते हैं, पानी की वजह से। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में भी सहायक होता है। ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखना है। उल्टी, वमन तथा अतिसार से मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है। जब भी उल्टी होती है, अतिसार होता है, तो कहा जाता है पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या करता है कि वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है और फिर पानी की कमी होने लग जाती है। इसलिए यदि ये चीज़ें होती है आपके अंदर तो पानी जरूर पीजिए। इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। पानी की कमी को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। हमारे शरीर के लिए जल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पोषक पदार्थों में से विटामिन आपका बचा हुआ है। विटामिन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि विटामिन पोषक पदार्थों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको विटामिन पढ़ाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे, आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है मांस और अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। ये आरआरबी, एनटीपीसी और एलडीसी, एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार रिपीट हुए हैं। आप इनको अच्छे से देखिए और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसका आंसर करेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ये आपको अभी थ्योरी में कुछ देर पहले पढ़ाया गया है। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडमाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, वसाम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। ऑप्शन है 0, 15, 25, 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कैल्शियम की निम्नलिखित में से किस निमित्त है। ऑप्शन है मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन है बेरीबेरी, टेटनी, क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्ताल्पता।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन, केसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, घेंगा गलगंड किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है आयोडीन, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। ऑप्शन है दालें, रोटी, चावल, दूध, सब्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयोडीन भी होता है और पोटेशियम भी होता है। तो दूध को इसलिए अच्छा माना जाता है। और दूध के अंदर रहता है एक केसिन प्रोटीन होता है, वो पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। नहीं पूछ रहा है वो आपसे। ऑप्शन है पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर, गाजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन है हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। यह आपको थ्योरी में भी पढ़ाया गया था कि आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हो जाएगा हरी सब्जियां, इसलिए हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। ऑप्शन है घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यहाँ पर आपका पोषक पदार्थ अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है विटामिन की वजह से। विटामिन्स इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल पर बिल्कुल नए हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेके आएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई हो मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर सुधारेंगे। धन्यवाद।